आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ सैलरी शुरू कर रहे हैं। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाना। सोच के देखिए, अपना ज़िंदगी, पूरा ज़िंदगी को फर्म में देता है, फर्म को देता है। क्या फर्म को उसके बदले में कुछ नहीं करना चाहिए क्या? तो उसको आगे के ज़िंदगी को बिताने के लिए फर्म यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कुछ पैसा उसका सैलरी का काट लेता है, जितना काटता है उतना अपना में मिलाता है या उससे ज़्यादा मिलाता है, और एक कहीं ना कहीं स्पेसिफाइड जगह में इन्वेस्टमेंट कर देता है। उसके बाद फ्यूचर में जब वो कभी रिटायर हो जाए तो रिटायर के समय में उसको लम सम एक बार अमाउंट दे दिया जाए, चाहे उसको पर मंथ ले, ग्रेजुटी के रूप में ले, पीएफ के रूप में ले, किसी के रूप में ले, टोटल आपका रिटायरमेंट बेनिफिट ही है। समझ में आ रहा ना? जिसमें आज हम लोग पहला शुरू किए हैं ग्रेजुटी। समझ में आता है? ग्रेजुटी क्या है? बेसिकली एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। रिटायरमेंट हो जाने के बाद या ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड में भी बहुत मिल जाता है ग्रेजुटी। अब वर्किंग पीरियड में कैसे मिल जाता है? अगर आप काम कर रहे हैं और मान के चलिए आपको कोई अर्जेंट हो गया, घर में कोई लड़की का घर में शादी है या कोई भी अर्जेंट हो गया जहाँ पर ही ज़रूरत है, कंपलसरी है, तो उसके लिए आप वर्किंग पीरियड में भी ग्रेजुटी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ग्रेजुटी अगर वर्किंग पीरियड में लेते हैं, वर्किंग पीरियड मतलब सैलरी मिलने के दौरान ही ले लेते हैं, तो 100% पूरी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके लिए प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। नोट में कहीं लास्ट में नीचे लिख लीजिएगा, अगर वर्किंग पीरियड में कहीं भी ग्रेजुटी अगर मिलता है तो क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अगर मान के चलिए वर्किंग पीरियड पर अगर नहीं मिलता है, समझ में आता है? वर्किंग पीरियड पर अगर नहीं मिलता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट का समय मिलता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या प्रोविज़न है, तो इधर लिख दिए हैं। ध्यान समझिएगा, समझाते हैं। सबसे पहले ग्रेजुटी जो है, चाहे तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, चाहे तो अदर एम्प्लॉय को मिलेगा, हाँ या ना? चाहे तो सरकारी कर्मचारी को मिलेगा, चाहे तो गैर सरकारी कर्मचारी को मिलेगा। अगर सरकारी कर्मचारी को मिलेगा तो क्या होना चाहिए बताइए? एग्जम्प्ट हो गई अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 रूल नंबर 1 में क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं क्या? फुल्ली एग्जम्प्ट, फुल्ली कुछ सोचना ही नहीं है, एकदम कुछ किंतु परंतु वाला बातें नहीं है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेजुटी मिलेगा तो क्या कर दीजिएगा आप? एग्जम्प्ट कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, बहुत आसान। देखिए, इतना आसान की कहना ही नहीं, और जितना आसान उतना ज़्यादा पूछना नहीं, लेकिन MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अदर एम्प्लॉय कर दिया जाए या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर दिया जाए, तब अगर अदर एम्प्लॉय कर दिया जाए तो उसको हम लोग देखेंगे कि ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंदर में आता है या नहीं। अगर आता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, और नहीं आता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो बोलता है अगर ग्रेजुटी एक्ट के अंदर में अगर आता है तो उसके लिए यहाँ पर ही नीचे लिखा हुआ है प्रावधान, प्रोविज़न क्या है? सबसे पहले देखेंगे ग्रेजुटी रिसीव हुआ या नहीं। सबसे पहले देखेंगे ग्रेजुटी रिसीव कितना हुआ। समझ में आता है क्या? ग्रेजुटी रिसीव मान लीजिए आपका हुआ 10 लाख रुपया, ठीक है? कितना हुआ? 10 लाख रुपया हुआ। अच्छा, एग्जम्प्ट कितना होगा नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा। बोलता कैसे है? कहाँ से आएगा? वर्किंग नोट आएगा। कौन सा सेक्शन से आएगा? तो अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 रूल नंबर 2 से आएगा। बात समझ में आता है क्या? ये किसके अंदर में आता है? ग्रेजुटी एक्ट के अंदर में आता है। जो ग्रेजुटी एक्ट के अंदर है उसको, और नहीं है उसके लिए क्या हो जाएगा? रूल नंबर 10 सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 रूल नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें इसका वर्किंग नोट कैसे आएगा तो नीचे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या बोलता है? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 रूल नंबर 2। ये कहता क्या है कि ग्रेजुटी रिसिप्ट कितना हुआ, तो रिसिप्ट कितना हुआ हम लोग को? 10 लाख। जो रिसीव हो उसको लिख लीजिए, लिख लेंगे। उसके बाद कहता है कि लिमिट लगा दीजिए, कितना? जितना है। कितना है? क्या ये दोनों को लिखने में किसी को कोई दिक्कत होगा? बबली नहीं ना, किसी को होगा क्या? नहीं ना होगा, एकदम होना भी नहीं चाहिए। ये तो लिखा हुआ रहेगा कि मिला है। ये तो लिमिट है आपका, 20,000 फिक्स है, लिमिट है। ये ध्यान में रखिएगा। ये 20 लाख जो है ना, पूरा जीवन काल का लिमिट है। अगर आप अपना जीवन में 3,000 जगह से रिटायर कीजिएगा ना, तो वो लिमिट ऐसा आपका 20 लाख रहेगा, वो घटते जाएगा दिनों दिन। समझ में आ रहा है? लिमिट जो है पूरा लाइफ में एक बार ही रहेगा। वो 20 लाख से एक बार ही रहेगा, वो घटते जाएगा। जितना आप एग्जाम्पशन लेंगे वो उतना ही घटते जाएगा। ठीक है? पहला दोनों क्लियर हुआ, हाँ या ना? ठीक। अच्छा, लास्ट कहता है कि लास्ट कहता है कि 15/26 आया कैसे? तो बोलता है कि सैलरी जो जितना भी मिलता है उसका आधा
आधा, आधा का मतलब क्या 15/30 होना चाहिए ना, आधा मतलब 1/2 होना चाहिए ना, लेकिन कहता है कि नहीं, ये तो ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर आता है, प्लस सप्ताह में कितना दिन सरकारी छुट्टी रहता है, 4 दिन छुट्टी रहता है कि नहीं रहता है, तो 4 दिन हटा दिया गया, आधा ही ना हुआ। सोच के देखिए टोटल कितना, आधा करने का मतलब क्या है 15/30, लेकिन क्या पूरा 30 दिन काम करते हैं आप, नहीं 4 दिन तो छुट्टी रहता है, तो बचा कितना 26 दिन, बचा कि नहीं बचा, तो वही 26 दिन ले लीजिए हम लोग। उसके बाद इनटू लास्ट ड्रॉन ऑफ सैलरी, देखिए यहाँ सब जगह सैलरी का मीनिंग था, तो यहाँ पर भी सैलरी क्या होगा, मीनिंग होना चाहिए और है भी। उसके बाद बोलता है ओनली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यहाँ पर राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है, ध्यान में रखिए, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, अगर आप 27 साल 11 महीना काम करते हैं तो उसको कितना लेना है यहाँ पर, 28 लेना है। समझ में आता है, 6 साल से अगर बड़ा रहेगा, 6 साल या 6 साल से बड़ा रहेगा तो बढ़ा दीजिएगा, 6 साल बोलते हैं 6 महीना से, है ना, तो बढ़ा दीजिएगा, और उसे अगर छोटा रहेगा तो घटा दीजिएगा ना, समझे बात को, चलिए ठीक है। ध्यान दीजिए आप, लास्ट ड्रॉन सैलरी का मीनिंग क्या है, ये क्लियर हुआ कि नहीं, अब ये तो क्लियर हो ही गया, बच्चा का है लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो सैलरी का मीनिंग है यहाँ पर ही, बस याद है आप लोग को, बेसिक प्लस डी, बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, बेसिक प्लस क्या है डी ए, समझ में आया ना, बेसिक प्लस क्या लिखे, डी ए लिखे, क्लियर हो गया सबका, राउंड ऑफ समझ में आया, और बेसिक का मीनिंग समझ में आ गया, बेसिक जो मिल रहा है जी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, हाँ या ना। देखिए सैलरी क्या होता है, हर साल चेंज होता है कि नहीं होता है, तो ये सैलरी का मीनिंग बेसिक कौन बेसिक है, जब रिटायरमेंट हो रहा है उस समय का बेसिक, रिटायरमेंट हो रहा है उस समय का डीए, क्या डीए में कंडीशन लिखा कहीं, इफ लिखा हुआ है, तो कोई एनी डीए चलेगा, कोई भी डीए हो ले लीजिएगा, समझ में आ रहा। हाँ जी, इसमें अगर वही ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर में कवर नहीं है, नहीं आता है, तो क्या होगा, तो सेम प्रोविज़न होगा, एकदम टोटल कॉपी पेस्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा बस चेंज है। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखा है, ग्रेजुएटी रिसिप्ट लिखा ना, तो यहाँ पर भी ग्रेजुएटी रिसिप्ट लिखा कि नहीं। उसके बाद क्या लिखा, एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 रोल नंबर 2, इसमें क्या हो जाएगा 3, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 रोल नंबर 3 हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये थोड़ा सा माइनर सा अंतर है। अच्छा उसके बाद लेस कर दीजिएगा, टैक्सेबल ग्रेजुएटी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा लेकिन ये वर्किंग नोट जो है वो आएगा कैसे, तो नीचे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 रोल नंबर 3, यहाँ से एग्जाम्प्ट होगा। पहला क्या कहता है, एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव, ये तो सेम है, इसमें भी था, देखिए ग्रेजुएटी रिसीव, तो जितना रिसीव हुआ उसको ले लीजिए। उसके बाद बोलता है लिमिट कितना, इसमें भी तो वही था 20 लाख, है कि नहीं, तो लिमिट ले लीजिए 20 लाख। उसके बाद बोलता है हाफ सैलरी, देखिए ना तो पूरा हाफ ही लिया है, पूरा इसमें कोई नहीं, एकदम क्या ले लिया 15/30, काटिएगा तो क्या आएगा, समझ में आता है। क्वेश्चन लिख देगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग को दे देगा, जैसे दे देगा बोल देगा कि ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर में नहीं आता है, 1972 के अंदर में नहीं आता है, तो उसके लिए कौन सा थर्ड पॉइंट में जो है उस कौन सा लेंगे, ऑप्शन दे देगा 1/3 दे देगा इंटू एवरेज सैलरी, सब कुछ लिख देगा जो है। और उसके बाद लास्ट लिख देगा, कोई जगह ऑप्शन में लिख देगा 15/30 इंटू एवरेज सैलरी इंटू ओनली कंप्लीटेड ऑफ सर्विस, तो कौन सही होगा 15/30 वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं, 15/30 का मतलब क्या होता है, आधा ही ना होता है, समझ में आ रहा है सबको। तो ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं पर 15/30 भी लिख देता है, 15/30 लिख देगा, तो उसका मीनिंग भी यही है। क्लियर है कि नहीं, अरे परेशान काहे हो रहे हैं आप। 15/30 का मतलब क्या है, 15 का 15, 15 दूना 30, मतलब 1/2 ही ना निकला, वही चीज़ तो है वहाँ पर ही, हैरान हो रहे हैं आप। ठीक है इधर ध्यान दीजिए, इंटू क्या लिखेंगे, एवरेज सैलरी इंटू ओनली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अगर यहाँ पर 10 साल मान लीजिए 32 साल 10 महीना काम करेगा तो कितना लीजिएगा यहाँ पर, 32 साल ही लेंगे बस। समझ में आ रहा है, मतलब राउंड ऑफ यहाँ पर ही करना है क्या, नहीं करना है। समझ में आ गया बात, राउंड ऑफ यहाँ पर ही नहीं करना है, लिख लीजिएगा राउंड ऑफ नहीं चलेगा, नॉट राउंड ऑफ। नॉट राउंडेड ऑफ। अच्छा सैलरी का मीनिंग कोई बता सकते हैं क्या, एवरेज सैलरी इज इक्वल टू
HRA मीनिंग ऑफ, अब जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता है उसके लिए तो हवा हवाई हो जाएगा, है कि नहीं? क्या बोले, सही बोले कि नहीं? तो जिनको नहीं आता है उनको भी काहे निराश करें, उनके लिए लिख दे रहे हैं बेसिक प्लस DA कैसा, कंडीशन का प्लस फिक्स % ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल ही होता है, समझ में आ गया क्या? चलिए, तो ये आपका ग्रेजुएटी का पूरा प्रोविज़न है। इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग PPF देखेंगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, SPF स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, URPF RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, टोटल चारों पांचों केसेस देखेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, लेकिन पूरा देखेंगे।